नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। संसद समाचार में आपको बताएंगे संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदन की कार्यवाही से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शुरुआत करेंगे लोकसभा की कार्यवाही के साथ। लोकसभा ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्ष के विरोध के बीच बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकार ने भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन शांति विधेयक 2025 को ऐतिहासिक करार दिया है, तो विपक्ष ने कहा कि इसमें आपूर्तिकर्ता के उत्तरदायित्व का प्रावधान नहीं है तथा ये संवेदनशील क्षेत्र में निजी कॉरपोरेट समूहों के लिए रास्ता खोलने वाला है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा विधेयक पर चर्चा का जवाब दिए जाने के बाद सदन ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए इसे ध्वनिमत से स्वीकृति दे दी। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो पहले भी थे, लेकिन सत्ता पक्ष का विरोध करने के कारण विपक्षी सदस्य अपने समय के प्रावधानों का विरोध कर देते हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र के लिए 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है। मंत्री ने कहा कि यदि हमने 2047 तक 100 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य रखा है तो पूरा करने में परमाणु क्षेत्र महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज की दुनिया में अलग थलग रहने का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि उन्हीं सुरक्षा उपायों को जारी रखा गया है जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से अमल में आए थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी, लेकिन सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है। कुछ सदस्यों द्वारा 15 साल पहले भाजपा की ओर से अरुण जेटली द्वारा परमाणु ऊर्जा विधेयक के कुछ प्रावधानों का संसद में विरोध किए जाने का उल्लेख करने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब समय बदल गया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि नुकसान की स्थिति में संचालक को भरपाई करनी होगी तथा परमाणु उत्तरदायित्व कोष होगा। उन्होंने कहा कि अब भारत अनुसरण नहीं करता है, बल्कि लोग भारत का अनुसरण करते हैं। कांग्रेस, द्रमुक, सपा समेत कुछ विपक्षी दलों ने केंद्रीय मंत्री के जवाब पर असंतोष जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक को सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस तरह के बड़े फैसले ले सकते हैं। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा, यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। संसद के इतिहास में वर्षों के बाद कोई ऐसा क्षण आता है जब सदस्यों को ऐसा मौका मिलता है कि वो राष्ट्र की यात्रा को एक नई दिशा दे सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस विधेयक को मील के पत्थर के रूप में उल्लेखित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की भौगोलिक स्तर पर भूमिका बढ़ रही है और ऐसे में हमें वैश्विक मानकों के अनुरूप होना होगा। दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ गई है। बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसका विरोध करते हुए यह भी कहा कि इसे विस्तृत विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2008 में जब परमाणु रंगभेद की नीति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था तो भाजपा ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सप्रसन सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को पटरी से उतारने का प्रयास किया था। मनीष तिवारी ने कहा कि इस विधेयक में आपूर्तिकर्ता के उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद शशांक मणि ने कहा कि परमाणु ऊर्जा संबंधी विधेयक देश को नई दिशा देगा और विकसित भारत के रथ को आगे बढ़ाएगा, जिसका फायदा देश के हर नागरिक को होगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए 100 गीगावाट ऊर्जा की जरूरत होगी और इस लक्ष्य को परमाणु ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विधेयक में रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण और परमाणु अपशिष्ट से उत्पन्न होने वाले जोखिम को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है ऐसा कहा, ऐसा बताया। तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और कई अन्य विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग उठाई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि विधेयक के माध्यम से 4 कॉरपोरेट समूहों के लिए परमाणु क्षेत्र में रास्ता खोला जा रहा है। रॉय का कहना था कि इस विधेयक में आपूर्तिकर्ता के उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और इसे प्रवर समिति के पास
भेजा जाना चाहिए। द्रमुक सांसद अरुण नेहरू ने विधेयक के नाम का हवाला देते हुए कहा कि परमाणु ऊर्जा का शांति से कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के आने से नुकसान हो सकता है। द्रमुक सांसद का कहना था कि उत्तरदायित्व की व्यवस्था संचालक के अनुकूल बना दी गई है, जो कि उचित नहीं है। नेहरू ने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से निजी क्षेत्र के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 15 दिसंबर को यह विधेयक लोकसभा में पेश किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 दिसंबर को इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। विधेयक के उद्देश्यों और कारण के अनुसार इसका मकसद परमाणु ऊर्जा के संवर्धन एवं विकास का प्रावधान करना, परमाणु ऊर्जा उत्पादन तथा स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य, जल, कृषि, उद्योग, अनुसंधान, पर्यावरण, परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए इसका अनुप्रयोग सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य देश के लोगों के कल्याण के लिए और इसके सुरक्षित उपयोग के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा और इससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करना भी है। लोकसभा में बुधवार को ही विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 पर भी चर्चा शुरू हुई। विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह विधेयक विकसित भारत के लिए विकसित गांवों के निर्माण का विधेयक है, जिसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी 125 दिन की कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह केवल रोजगार का ही विधेयक नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी के स्वावलंबी और रोजगार युक्त गांव बनाने के सपनों का भी विधेयक है। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि मनरेगा की जगह महात्मा गांधी का नाम बदलते हुए नया कानून लाना सरकार की गरीब, किसान और मजदूर विरोधी सोच को दर्शाता है। जयप्रकाश ने विधेयक में राज्यों के 40% अंशदान वाले प्रावधान का उल्लेख किया और कहा कि सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तरह राज्यों पर 10% बोझ ही रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2005 में मनरेगा कानून आया था तो उस समय विपक्ष में रही भाजपा की मांग को मानते हुए सप्रसंग सरकार ने इसे संसदीय समिति को भेजने की सहमति जताई थी तथा सभी दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद इसे सदन में लाया गया। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रभु राम जी चाहते थे तो मंदिर बन गया और अब वह चाहते हैं कि विकसित गांव बने। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राम राज्य लाने के लिए लाया गया है और गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी को ब्रांड के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के सपनों को साकार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मनरेगा को सिर्फ जेब करने का साधन बना लिया था। अग्रवाल ने कहा कि जी राम जी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और गांवों का चौतरफा विकास होगा। तो ये थी संसद समाचार के तहत लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। और आइए अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में सदन की आज की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा के माध्यम से देश को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित विभिन्न टोल नाकों से गाड़ियां अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलेंगी। न टोल भुगतान के लिए इंतजार करना होगा और न ही जाम की स्थिति पैदा होगी। इससे पर्यावरण में प्रदूषण से भी हम सभी बचेंगे और साथ में हजारों करोड़ रुपए के ईंधन की भी बचत की जा सकेगी। उच्च सदन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसदों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष दिसंबर महीने तक वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फास्टैग के मिलान के साथ सैटेलाइट की मदद से टोल प्लाजा पर टोल की रकम बैंक से सीधे डेबिट हो जाएगी। आंकड़ों के हवाले से उन्होंने बताया कि फास्टैग से सरकार को 5,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, यात्रियों का 1,500 करोड़ रुपए का तेल बचा है और अब टोल प्लाजा पर ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड में फास्टैग की मदद से गाड़ियां निकल रही हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि जब यह दावा है कि 60 सेकंड अधिकतम समय में गाड़ियां टोल नाका से पार हो रही हैं, तो मंत्री जी ये नियम बना दे कि अगर 5 मिनट से ज्यादा टोल प्लाजा पर किसी फास्टैग यात्री को लगे तो उनका टोल माफ किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 60-60 मिनट
कई टोल प्लाजा पर लगने की शिकायतें लगातार सामने आई हैं कि लंबा जाम गाड़ियों का लगा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी सभी शिकायतें दिसंबर 2026 तक नए सिस्टम के आकार लेते ही दूर हो जाएंगी। मेरठ की आंतरिक सड़कों पर राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों का दबाव काफी है। केंद्रीय मंत्री मेरठ की आंतरिक सड़कों की बेहतर रखरखाव करने में मदद करेंगे, ये सवाल पूछा गया था। भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो इसकी जांच करवाकर आपको सूचित करेंगे। लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि अभी दिल्ली से मेरठ केवल 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। अब दिल्ली से देहरादून का सफर भी महज 2 घंटे में पूरा हो सकेगा। जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि संसदीय सत्र के बाद प्रधानमंत्री नवनिर्मित शानदार राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद दिल्ली से देहरादून वाली ट्रैफिक मेरठ शहर में नहीं आएगी, दबाव कम होगा। यात्री फर्राटे के साथ चंद घंटे में ही देहरादून तक का सफर तय कर सकेंगे। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रही दुर्घटनाओं की देरी से एम्बुलेंस पहुंचने से हो रही मौतों की संख्या बढ़ी है, ऐसी बात कहीं। इसे रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, यह सवाल पूछा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्य सरकारों को प्रति किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के हिसाब से केंद्र से एम्बुलेंस खरीदने और उसके रखरखाव के लिए फंड जारी करने की नीति पर काम हो रहा है, ताकि संबंधित राज्यों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगर कोई दुर्घटना हो तो राज्य सरकार की देखरेख में एम्बुलेंस घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुंचे, ताकि बचाव कार्य को समय पर किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एम्बुलेंस में वाहनों की बॉडी को काटने का यंत्र भी रहेगा, ताकि जरूरत पड़ी तो वाहन को काटकर यात्रियों को बचाया जा सकेगा। कांग्रेस के सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बैतूल के पास सड़क का निर्माण नहीं होने के बाद भी टोल वसूल जाने का मामला उठाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि वन विभाग की आपत्ति की वजह से 8 मीटर सड़क इटारसी नागपुर लाइन में अटकी हुई थी। जैसे ही उनकी जानकारी में यह बात आई, उन्होंने वन विभाग की औपचारिकताएं पूरी करवाकर अधूरी सड़क पर निर्माण का काम शुरू करवा दिया है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता निर्यात लिमिटेड कंपनी की कार्यप्रणाली पर विभिन्न दलों द्वारा पूछे गए सवालों का विस्तार से जवाब दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी, भाजपा के सतपाल शर्मा के सवालों और पूरक सवालों का जवाब देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि सभी राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय सहकारिता निर्यात लिमिटेड के साथ काम करने के लिए अपने अपने यहाँ नोडल एजेंसी का निर्माण किया है। संबंधित नोडल एजेंसियों के मार्फत ही वहाँ की कृषि समितियां अपने उत्पाद अन्य संस्थाओं की कसौटी से निकलने के बाद निर्यात के लिए सूचीबद्ध कराती हैं। उन्होंने बताया कि 31 राज्यों की 227 कृषक समितियों ने राष्ट्रीय सहकारिता निर्यात लिमिटेड की सदस्यता ली है। उनमें झारखंड और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। आंकड़ों के हवाले से उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सहकारिता निर्यात लिमिटेड के माध्यम से विश्व भर में अभी उर्वरक आपूर्ति में देश की हिस्सेदारी 30% हुई है, जबकि चीनी और दूध में अभी 18% सहभागिता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को अधिक से अधिक मोदी सरकार की नीतियों का लाभ मिले, इसी नीति के तहत बेहतर बीजों के वितरण के लिए एक अलग से संस्था बनाई गई, जबकि ऑर्गेनिक खेती के लिए अलग और विदेश में गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्रियों को निर्यात करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक तीसरी अलग से संस्था का निर्माण वर्ष 2023 में किया गया। इससे पहले राज्यसभा के सभापति की सहमति से 17 जनहित के मुद्दे उठाए गए। भाजपा के गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया ने करदाताओं को रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सहूलियतें दिए जाने के लिए कानूनी प्रावधान करने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोग कर चुकाएं। इस नीति के तहत करदाताओं को बेहतर सुविधा देकर निश्चित रूप से करदाताओं की संख्या में वृद्धि होगी। भाजपा की धर्मशीला गुप्ता ने दिल्ली से पटना जाने वाली संपूर्ण क्रांति ट्रेन में जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की। भाजपा के नरेश बंसल ने उत्तराखंड में अंग प्रत्यारोपण अस्पताल की मांग करते हुए कहा कि मधुमेह, लीवर, किडनी, दिल से संबंधित बढ़ती हुई बीमारियों के मद्देनजर अंग प्रत्यारोपण की मांग देश में बढ़ी है, लिहाजा उत्तराखंड में एक उच्च स्तरीय अस्पताल की स्थापना की जानी चाहिए। मनोनीत सांसद पीटी उषा ने वायनाड स्थित कॉफी बोर्ड की स्थिति दुरुस्त करने की मांग की। सभापति
से प्रमोद तिवारी ने मांग की कि शून्यकाल के दौरान विपक्षी सांसदों को ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। कुल 17 सवालों में से 13 सवालों के जवाब भाजपा के सांसदों के हिस्से आ गए। इस पर सभापति ने कहा कि शून्यकाल में सवालों का चयन लॉटरी के माध्यम से सभी के समक्ष होता है। आप भी हमारे कक्ष में आकर लॉटरी में भाग ले सकते हैं। तो ये थी संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज की सदन की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। इसी के साथ संसद समाचार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। साइंस स्पार्क में इस हफ्ते देखिए